प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं इंदुज़मैन जर्मनी से फिर एक बार आपकी सेवा में। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आज पूरी दुनिया का कंट्रोल किसी एक वर्ग के हाथों में है। आइए पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ग कैसा है, कौन लोग हैं इसमें और इनका लक्ष्य क्या है। इस वर्ग में भी केंद्रीय व्यक्ति कौन है, ये तो एक सवाल के साथ साथ अपने आप में एक विषय भी है। यहाँ असली सवाल ये है कि क्या इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर गंभीरता से सोच विचार किया जाए या इसे हवाई बातें और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसे नामों से जोड़कर तथ्यों को अनदेखा किया जाए या इसकी तह तक पहुंचा जाए। मेरा मानना है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो थ्योरी ही रहती है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी की जो प्रैक्टिस सदियों से चली आ रही है उसका क्या। जिस विश्व के सारे समाजी ढांचे असंतुलित और डामाडोल हो रखे हैं, बावजूद इसके कि हर दिन साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ हासिल होता आया है, हासिल हो रहा है, लेकिन शक्तिशालियों के अपने एजेंडे हैं। उन्हें युद्ध और अराजकता चाहिए। कुछ आसुरी शक्तियों ने पूरे वैज्ञानिक तरीके से अपने इलेक्ट्रोटेक्निक उपकरणों के दुरुपयोग से पूरी धरती और मानव जाति को अपने वश में करने की ठान रखी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी ने दुनिया को अपनी ही रफ्तार से बदल दिया और ये सिलसिला जारी है। हर दिन नए नए आविष्कारों के साथ नई नई चुनौतियाँ, नई परेशानियाँ, नए बदलाव। इलेक्ट्रॉनिक हाईटेक उपकरणों से दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है, ऐसा धार्मिक भविष्यवाणियों में उल्लेख है, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। अब कोई भी बिना नेट से जुड़े ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। कुछ ही वर्षों में ये सब संभव होता चला गया। मेरा हमेशा से एक सवाल रहा है कि ये कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी आखिर अचानक से एक जिन की तरह कहाँ से आ गई। आते ही छा जाना तो समझ में आता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन इंसानों के पास 140 साल पहले तक मोटर गाड़ी तक नहीं थी, एकदम से ये सितारों तक कैसे पहुंच गए। कुछ दिन पहले ही किसी चैनल पर सुना कि जल्द ही अंतरिक्ष की सेनानी यात्राएं शुरू होने वाली हैं। मैंने इन्हीं के एक मैगजीन में पढ़ा था कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जो टेक्निक है, इंसान सिर्फ एक हद तक समझ सकता है। अच्छे से अच्छा एक्सपर्ट भी इसकी पूरी टेक्निक में से मैक्सिमम 32% से ज़्यादा समझ नहीं सकता। ये यंत्र पर्सनल कंप्यूटर के रूप में कुछ साल पहले ही हमारे घर के अंदर पहुंचा। अब हर समय हमारे हाथ में, हमारे जेब में है। इस टेक्नोलॉजी को कई सालों तक तो सीक्रेट ही रखा गया। इस दौरान नए नए आविष्कार, भौतिक उन्नति से प्राप्त सुख सुविधाएं, इनके साथ साथ हथियार, फौज, ज़बरदस्ती के युद्ध, छोटे मुल्कों को झुकाकर, दबाकर, डरा धमकाकर उनके संसाधनों पर कब्जा और लूट। विश्व स्तर पर ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, ग्रीन पीस वगैरह वगैरह जैसे संगठन बनाकर दुनिया को व्यस्त और मूर्ख बनाना, राष्ट्रों में फूट डलवाना, एक दूसरे से लड़वाना,
इसी का नाम है राजनीति, जिसकी बड़ी शान और बड़ा दबदबा है। साथ ही साथ स्पोर्ट, सिनेमा, टीवी, क्लब, कजिनो, हर आयु वर्ग के लिए खेलकूद और मनोरंजन, फैशन से वेकेशन तक सब कुछ इतनी जल्दी विकसित होता चला गया। लेकिन कैसे? इसका सबसे प्रभावी यंत्र, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट या टूल है मीडिया। जी हाँ, मीडिया ये सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया और एडवर्टाइजमेंट का परिणाम है। बहुत कुछ बहुत जल्दी हुआ तो लोगों को पता नहीं चला, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ रहस्यों से पर्दा तो उठ रहा है। लेकिन कितने लोग इन बातों में दिलचस्पी या कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये एक सवाल है। यही सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विश्व व्यवस्था की दशा और दिशा को निर्धारित करती है। समस्या ये है कि इस चेतना को बहुत समय से भरमाया, भटकाया और फंसाया गया है। मीडिया, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम के इतिहास को खंगाल के भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। शायद इसका जवाब वैदिक शास्त्रों में मिलता है, ज़रूर, जिस पर गहरे अध्ययन की ज़रूरत होती है। जो किया गया, जिन्होंने किया, उन्होंने ही शुरू किया और विकसित किया। भौतिक वस्तुओं के साथ विज्ञान भी चुराया, फिर एक और चाल चली, शास्त्रों का अनुवाद जैसा वो चाहते थे अपनी भाषा में किया। तो हुआ यूं कि भारतीय बुद्धिजीवी अपने शास्त्रों को छोड़ उनके अनुवाद पढ़ कर उनकी तरह बुद्धिजीवी होते गए। अक्सर डिस्कशंस में अंग्रेजी अनुवाद का उदाहरण और रेफरेंस देना बहुत गर्व की बात समझी जाती है। अब स्वाभाविक है, जो कोई बनाएगा तो कंट्रोल तो उसी के हाथ में रहेगा। यहाँ मजबूरी ये है कि भारतीयों को आदि शंकराचार्य के बाद इस्लाम के आने तक मौका तो मिला होगा, शायद यही चूक हो गई। अत्याचार सहने की आदत बहुत लंबी चली, जब तक गोरे नहीं आए। वो आए और सबसे कीमती खजाना ले गए। और अफसोस के साथ देखा जाता है कि इस बात को आज तक कम लोगों ने नोटिस किया है। फिर कहाँ दोबारा मौका मिलता है? इसके बाद आए गोरे, जिनको विज्ञान का खजाना मिल गया। अगर कोई ये सोचता है कि टेक्नोलॉजी जो हमें दिखती है बस यही है, नहीं, बहुत कुछ सीक्रेट टेक्नोलॉजी इसके पीछे भी है, जिसका अभी तक हमें कोई ज्ञान नहीं। इस टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप आज दिन तक समय और स्थितियों के अनुसार विकसित और विस्तृत किया जाता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये हो गया नहीं, बल्कि किया गया पूरी योजना के साथ। रेडियो, ग्रामाफोन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टैप, कैसेट रिकॉर्डर, वॉकमैन, टीवी, ऑडियो, वीडियो, फोटो, कैमरा, सीडी, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, स्मार्टफोन, साइबर टेक्नोलॉजी की आभासी दुनिया, वीडियो गेम्स वगैरह के अक्सर हमारे सिर के अंदर तक पहुंच चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर सब कुछ डिजिटाइज और सेंट्रलाइज होता चला गया। हिसाब की मशीनों के चलते पहली बार कैलकुलेटर, कंप्यूटर की शुरुआत थी। शायद
जहाँ तक मुझे याद है। इन्होंने भरपूर काम लिया हॉलीवुड, बॉलीवुड और पूरी विज्ञापन मशीनरी से। प्रचार शुरू किया, प्रिंट मीडिया से सब कुछ बदलता और एक प्रणाली, एक सिस्टम के अंदर बंधता चला गया। बैंक सिस्टम, ट्रेड सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम वगैरह सब कुछ एक सिस्टम में बंध चुका है। और दूसरी ओर पूरी सभ्यताओं को, कल्चर को, नैतिकता को एक तरफ धकेल दिया गया है। मैं 60 प्लस का हूँ। बहुत कुछ मेरे सामने देखते ही देखते बदल गया। जैसा पुराणों में लिखा मिलता है कि ये टेक्नोलॉजी सामूहिक रूप से सम्मोहित कर सकती है, तो इसका परिणाम हमारे सामने है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाले उद्योगों में से कंप्यूटर गेम्स बहुत आगे है। साइबर की वर्चुअल दुनिया ने विश्व की नई पीढ़ी को अपनी शक्ति से ऐसा सम्मोहित, ऐसा हिप्नोटाइज किया हुआ है कि दुनिया के अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि ये टेक्नोलॉजी हमें ले कहाँ जा रही है, इसका लक्ष्य क्या है। ऐसे सवाल बहुत कम लोग ही उठाते हैं। अगर कोई उठाता भी है तो लोग साथ नहीं देते। इसलिए नहीं कि सब डरते हैं, इसकी असली वजह यह है कि वो बेहोश हैं, माया या सपने जैसी हालत में हैं। सामूहिक भीड़ तो माया जाल में मदमस्त, तेज और तेज रफ्तार की मांग करती है। आज पूरी दुनिया इस इलेक्ट्रॉनिक नेट में फंस चुकी है। नेट का असली मतलब ही जाल होता है। अगर और थोड़ा गौर किया जाए तो पता चलता है कि www में तीसरे W का मतलब वेब है। वेब का मतलब है मकड़ी या अंग्रेजी में स्पाइडर। वो जो नेट या जाल बुनता है वो कोई चीज़ नहीं बल्कि कोई जीव है। मतलब वो कोई बेजान वस्तु नहीं बल्कि एक किट या कीड़ा है। वरना तो इसका असली नाम WWN यानी कि वर्ल्ड वाइड नेट होना चाहिए था, न कि W या वेब। यहाँ समझने वाली बात सिर्फ प्रतीक या सिंबल की है। नेट से तो हम जुड़ते हैं, यहाँ बात वेब की है। ये लोग कभी सामने नहीं आते और ना आने की ज़रूरत है। छुपे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डरते हैं और ना ही हमारी तरह इमोशनल हैं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इन लोगों के लिए सब एक खेल गेम है, सिर्फ दुनिया को व्यस्त रखने के लिए। इस पूरे गेम में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। ये एक शक्तिशाली और कारीगर टूल्स या हथियारों में से एक है। इनका मकसद ये है कि कोई शक्तिशाली न हो पाए। जो हो जाते हैं या तो किसी न किसी तरह उन्हीं में ही विलय हो जाते हैं या पहले विभाजित किए जाते हैं। दोनों को हथियार दिए जाते हैं, आपस में लड़ाया जाता है, शक्तिशाली होने से पहले ही नष्ट किए जाते हैं। प्रमाण खाड़ी के अरब देशों की हालत दुनिया के सामने है। इन लोगों को न तेल चाहिए, न सोना, न डॉलर,
न किसी की अर्थव्यवस्था से इनकी दिलचस्पी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो इनको चाहिए, और वो है सब कुछ। भौतिक स्तर पर बात ऊर्जा या एनर्जी की है। इस ऊर्जा के कई आकार होते हैं। हम सिर्फ मटेरियल से ही कुछ बनाने की क्षमता नहीं रखते, बल्कि जानवरों से भी काम लेने की बुद्धिमत्ता रखते हैं, जिसे हम जानवरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना ये मान लिया जाए कि भौतिक स्तर पर हम इंसानों से भी अधिक विकसित जीव हो सकते हैं। किसी और ग्रह के जीव यहाँ आकर अपनी टेक्नोलॉजी से न सिर्फ मटेरियल बल्कि हम मनुष्यों से भी काम ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने जानवरों के साथ करते हैं। तो क्या हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं जैसे हमारे जानवरों की हमारे सामने? अक्सर लोगों की बुद्धि कब की मैनिपुलेट और वश में हो चुकी है। उनसे काम लिया जा रहा है, और वो भी दशकों से, और हमें इसका अभी तक पता भी नहीं चला। अब इनको क्या चाहिए, शायद हम सोच भी नहीं सकते। यूफोलॉजी विशेषज्ञों के अनुसार इनकी कई जातियां हैं। ये किसी एक ग्रह या जगह से नहीं आते। इनके आपस में भी मतभेद और टकराव हैं। एक जाति को तो खून ही चाहिए, जिसे वाम्पियर या ड्रैकुला कहते हैं, जिस पर काफ़ी फिल्में भी बनी हैं। दरअसल हॉलीवुड ने अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ बताया है, चाहे वो थ्रिलर, साइंस फिक्शन, एडवेंचर, हॉरर, फैंटेसी, ऐतिहासिक या कॉमेडी फिल्में हों। इन सब के बीच अपने संदेश प्रतीकों के रूप में समझाते और कभी कभी सीधे ही बताते और दिखाते आए हैं। आपको किसी भी 007 फिल्म में बिना किसी संदेश के आपको कोई फिल्म नहीं मिलेगी। रामबो सीरीज में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें बहुत सारे संदेश छुपे होते हैं। अक्सर लोग ऐसे बातों को फिल्म समझकर नज़रअंदाज करते आए हैं, लेकिन इसे अलग अलग तरीक़ों से ऐसा दोहराया गया ताकि सबके लिए नॉर्मल ही एक बात हो जाए। ये एक मनोवैज्ञानिक यंत्र या कला है जिसको मैस हिप्नोटाइजेशन और मैनिपुलेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कहते हैं कि झूठ को जितनी ज़्यादा बार दोहराया जाए तो सच लगने लगता है। यूफोलॉजी एक्सपर्ट्स से ये भी पता चलता है कि एलिस अलग अलग ग्रहों से यहाँ धरती पर आते रहते हैं। किसके पास क्या टेक्नोलॉजी है कोई नहीं कह सकता और न ही समझ सकता है। ये टकराव वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विश्व युद्ध के स्तर से भी ऊपर का है, जिसे गैलेक्टिक लेवल या हमारी भाषा में शायद गांगे कहते हैं। इस निर्णायक टकराव को मैं देवासुर संग्राम ही समझता हूँ। मैं यही सीखा और समझा हूँ कि देवासुर संग्राम हर समय चल रहा है, हमारे अंदर भी और बाहर भी। हमें अपनी स्थिति, दशा और दिशा का पता होना चाहिए। हम किस साइड पर हैं इसका बहुत ज़रूरी है। हमारे होशपूर्वक निर्णय ही हमारी दिशा और दशा बनाते हैं।
सत्य को जानने का मौका हर किसी को मिलता है। चैनलिंग रिपोर्टिंग से पता चलता है कि इस संघर्ष में न सिर्फ निचले ग्रहों से बल्कि ऊंचे लोकों से भी देवी देवता धरती पर मनुष्यों की सहायता के लिए उपस्थित हैं। उनकी प्रकृति या स्वभाव आसुरी स्वभाव से बिल्कुल विपरीत होने के कारण वो किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। जब कोई सहायता के लिए बुलाएगा तभी आते हैं, यही नियम है। लेकिन जब इस धरती पर अधिकतर लोग अब इंद्र तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोरोना बीमारी खत्म हो जाए, फिर से वैसे ही शुरू हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो समय वापस लौट के आएगा और फिर उसी मेलों और झमेलों को ढूंढ रहे हैं। जिस विषय पर हम अभी बात कर रहे हैं ये उनके लिए शायद फालतू और बकवास और शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के सिवा कुछ नहीं। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। उनमें से अक्सर वो हैं कि उनके लिए अपना और अपने बच्चों का पेट भरने का सवाल है ज़िंदगी में। इन बातों को सोचने समझने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है, उसके पास इसके लिए कहाँ समय होगा। दूसरे वो लोग हैं जिनको एक ख़ास दीन या मज़हब विरासत में मिलता है, उसमें जो कुछ भी कहा गया है, जो बोला जाता है, बस वो ठीक है, बाकी सब गलत है। उसके बाद आते हैं नास्तिक या एथिस्ट, जो इन बातों को सिरे से नकारते हैं, खुद को बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल मान के चलते हैं। इनका अहंकार उनको इजाज़त नहीं देता। उनकी अपनी थ्योरी ही मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद। हालांकि ये सारी थ्योरीज अपने व्यवहारिक स्तर पर असफल और फेल हो चुकी हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी वही है। बाकी फंसे हैं सिर्फ अपनी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, फंसे हैं शराब, संभोग, हर तरह की इंद्रिय तृप्ति के लिए। इनकी आगे सोचने समझने की क्षमता और समय नहीं, नष्ट करने के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, टीवी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर गेम्स, सट्टा बाज़ार, हर तरह के मनोरंजन जो मन का ही रंजन करता है, जो मन की शांति के बिल्कुल विपरीत है। बाकी जो सच में ज्ञानी आध्यात्मिक सोच रखने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, जो उन सब गतिविधियों को एक साक्षी की दृष्टि से देखते हैं, होशपूर्वक अपना कर्म करते हैं, जिसे सीख लेते हैं, समाज के लिए मायाग्रस्त लोगों को जगाने का काम करते हैं। अब इस सिचुएशन को देखा जाए कि कैसे यहाँ तक हम पहुँचे। जिसने भी ये प्लान बनाया है, बहुत सोच समझ कर बनाया है। हर तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग मनुष्यों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखकर धीरे धीरे उनको यहाँ तक पहुँचाया गया है। वैज्ञानिक आविष्कार अपने आप में एक अच्छी बात है, सवाल सिर्फ सदुपयोग या दुरुपयोग का है।
आज सबको पता है कि सरकारों के पीछे एक और सरकार होती है, एक सीक्रेट सरकार। ठीक ठीक कहूँ तो इस सरकार की बजाय सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या गुप्त संगठन कहूँ तो ठीक रहेगा। ये कोई एक या दो संगठन नहीं, कितने हैं कोई ठीक से नहीं बता सकता। सब सीक्रेट है। कौन किस किस संगठन में है कोई भी ठीक से नहीं समझ सकता। कहा जाता है कि बहुत ऊपर जाकर 5 लोग मिले हुए हैं, जो हर एक अपनी अपनी काबिलियत या अपने काम के हिसाब से उस आधार पर अपना स्थान रखता है। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी लाता है, कोई धन लाता है, कोई फौजी ताकत लाता है। तो ये सब मिलकर ये पूरा प्लान है। ये न किसी मुल्क के हैं न किसी धर्म के। सबसे बड़ी बात है कि ये छुपे हुए हैं और इनको सामने आने की ज़रूरत भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अलग अलग लेवल पर अलग अलग शक्तिशाली लोगों के संगठन हैं। कहीं कहीं इनको खुद भी नहीं मालूम कि कौन कहाँ किसके साथ है। बहुत कुछ रंगों, प्रतीकों, गणित जैसे कलाओं के प्रयोग से बताया और समझाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में क्रिमिनल्स अपना प्रतीक या साइन छोड़ जाते हैं। तब मुझे $1 के नोट पर पिरामिड के टॉप पर छपी एक आँख का ख्याल ज़रूर आता है। इसके प्रतीकात्मक सूचना को भी समझना होगा। चाहे बिग ब्रदर हो या बिग बॉस हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हम सब एक द्वैत और ध्रुवता यानी कि डुअलिटी और पोलैरिटी के संसार में हैं। जब तक इन दोनों का अंतर नहीं समझेंगे, जब तक वैज्ञानिक और ज्ञानी का अंतर नहीं समझेंगे, जब तक बुद्धि और विवेक का अंतर नहीं समझेंगे, जब तक रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का अंतर, धर्म और पंथ का अंतर, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट का अंतर, मोह और मोहब्बत का अंतर नहीं समझेंगे, तब तक पूरी बात समझ में आने वाली नहीं। रास्ते दो हैं, न्याय और अन्याय, अच्छाई और बुराई, प्रवृत्ति और निवृत्ति, उन्नति और पतन, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, रचनात्मक और हानिकारक। चुनाव और निर्णय हमारे हाथ में है। ये सारी व्यवस्था प्रकृति के गुणों और उसके नियमों के अनुसार जीवात्मा की इच्छाओं और कर्मों से चल रही है। जीवात्माएं किसी विशेष देश काल चक्र में अपने कर्मों के लेखे जोखे पुनर्जन्म लेकर इस भौतिक संसार में घूमते और भोगते रहते हैं। ये है निचोड़। थोड़े शब्दों में ये एक नियम है। हम इसको एक रियल लाइफ ड्रामा मंच भी कह सकते हैं, जिसमें एक जीवात्मा को अपना अपना रोल निभाना होता है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में धर्म भी कह सकते हैं। अब इस ड्रामे में कौन कैसा रोल करना चाहता है, ये वो खुद तय करता है। लगभग सभी कहानियों में एक कश्मकश, एक संघर्ष होता है। हमारी धरती बिल्कुल बीच में है, जहाँ
मनुष्य का राज है। कुल मिलाकर आध्यात्मिक दृष्टि से यही हमारी स्थिति है। इस संसार में दो तरह के मानसिकता या प्रकृति है, दिव्य या आसुरी। हम कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं, ये हमारा चुनाव है। हमारे सामने अभी एक शक्ति है जिसको दुनिया महसूस कर रही है। एक तरफ अपनी टेक्नोलॉजी से बांधे रखा है और दूसरी तरफ सारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा लगातार जारी है। सब सुनते चले आए हैं कि सारे देशों की सरकारें उधार पर चल रही हैं। इन उधार की रकम को जनसंख्या से डिवाइड करके हर व्यक्ति को कर्जदार बताया जाता है। लेकिन बहुत कम ही सवाल उठता है कि हम किसके कर्जदार हैं, हमें किसको पैसे देने हैं। यहाँ एक निर्णायक सवाल ज़रूर उठता है। हमारे बाप दादाओं ने काम करके इस दुनिया को इतना विकसित किया जो आज देख रहे हैं हम, तो आज उनकी संतानें कर्जदार कैसे हो गई। लोकतंत्र और डेमोक्रेसी नाम का एक झुंझुना पूरी दुनिया में बजाया जाता है, लेकिन हास्यास्पद ये है कि चीन कौन सा डेमोक्रेटिक देश है जो वीटो ग्रुप में आता है। बात न्याय और नैतिकता की नहीं, बल और बलात्कार की है। ये वीडियो और भी आगे है, कुछ बातें कहनी है लेकिन बहुत लंबा हो गया। मैं इसको यहीं विश्राम देता हूँ, आगे शेष बाकी है। आप अपनी राय मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें तो आपको मेरे वीडियो जल्दी मिल जाएंगे। और मेरे पास अफ़गानिस्तान के बारे में भी कहने को बहुत कुछ है। मैं एज अ अफ़गान हिंदू इस बात को बहुत गौर से देख रहा हूँ और जल्द ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक हरे कृष्णा।